तो वो सारा जैसे सेक्सुअल कन्फ्लिक्शंस है, ठीक है। तो सेक्सुअल कन्फ्लिक्शंस में भी मोर देन वन है हर जगह आपको। फिर रिलीजियस कन्फ्लिक्शंस है, वहाँ भी मोर देन वन है। 10 लोग बैठना है, हम मंदिर जाएंगे तो वहाँ कुछ लोग मिलेंगे, या रिलीजियस डिबेट हो रहा है तो वहाँ भी 10 लोग मिलेंगे ही। मतलब मोर देन वन तो है ही चारों तरफ। एक है स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्शंस, ये थोड़ा ऊपर का चीज है। मतलब कुल मिला के 5 जगहों से ही आपको कन्फ्लिक्शंस मिलता है, ठीक है। और बीमारी भी उन्हीं जगहों से उत्पन्न होता है। लाखों करोड़ों उदाहरण पड़ा हुआ है उस तरह का, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं ऑर्गेनन के संदर्भ में। ऑर्गेनन का जो एफोरिज्म 3 है आप उसको पढ़िएगा, पूरा डिटेल हम नहीं बताएंगे। उसमें एक वर्ड है मॉर्बिड या मॉर्बिडिटी, मॉर्बिड है। डॉक्टर हैनीमैन साहब का कहना है, हमारे मास्टर हैनीमैन साहब का कहना है कि रोगी में जो मॉर्बिडिटी है आप इसको पकड़ लीजिए। तो मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी का मतलब कि पेशेंट में जो एक्सेस है, जो वो कंडीशन हेल्दी नहीं होता है, वो हेल्दी कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एक पार्ट और समझ लीजिए कि डिजीज। देखिए डिजीज क्या होता है, यदि हम इसको लिखते हैं तो डिजीज का देखिए बड़ा सुंदर है, DISEASE, डिजीज। ये 2 वर्ड से बना है, एक डिस और दूसरा ईज, है ना। ईज का मतलब तो हम लोग जानते हैं कंफर्ट फीलिंग, और डिस का मतलब नो, यानी कहने का अर्थ है कि जहां हमारा कंफर्ट चला गया, जहां हमारा कंफर्ट चला गया वो डिजीज कंडीशन है। और डिजीज का एक और डेफिनेशन है, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एनीथिंग, मतलब अति सर्वत्र वर्जते। अति कोई भी चीज है, हम लोग ऐसे भी गांव भर में बोलते हैं ना कि ना ज्यादा गर्मी सही है, ना ज्यादा ठंडा सही है, ना ज्यादा दुख सही होगा, ना ज्यादा सुख सही होगा। मतलब जो भी एक्सट्रीम है वो डिजीज है। तो मनुष्य में देख लीजिए एक्सट्रीम है, क्या चीज है? मनुष्य में एक्सट्रीम क्या है उसको आप देख लीजिए और वहीं से प्रिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आपका एफोरिज्म 5 क्या कहता है? निकालिए एफोरिज्म 5, बड़ा सुंदर। देखिए हैनीमैन साहब 200 साल पहले बोल चुके हैं। हैनीमैन साहब 200 साल पहले कह चुके हैं। देखिए एफोरिज्म 5 निकालते हैं। एफोरिज्म 5 ये देखना है। एफोरिज्म 5 क्या कहता है कि यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। क्या बोलता है? एक्साइटिंग कॉज, ठीक है, of the acute disease as also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, his moral, देखिए कितना सुंदर 200 साल पहले बोला गया मोरल, उसका मोरल कैसा है,
एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, वो कैसा है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है या नहीं है वो। हिज ऑक्यूपेशन, वो कौन सा उसका ऑक्यूपेशन है, वो बिजनेस क्या करता है। मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो अभी हमने जो बताया आपको कि कन्फ्लिक्शंस कहाँ से आता है। देखिए हैनीमैन साहब 200 साल पहले बोल चुके हैं, ये मेरा अपना प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिज एज, सेक्सुअल फंक्शंस, उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। ETC आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इस चीज को देखना है, तो वो सारा मैच हो गया, हाँ सही है ना, उस चीज को देखना है, ठीक है। एक और है एफोरिज्म 9 को भी थोड़ा सा आप समझिए, उसके बाद होम्योपैथ बहुत मस्त समझ में आएगा। देखिए इसमें एक वर्ड है हार्मोनियस, ऐसे एफोरिज्म 9 को हम पूरा पढ़ के आपको बता देते हैं। इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, द डायनामिक्स that animates the material body rolls with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable harmonious vital operation as regards both sensation and functions, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence। सबसे पहले इसमें आप कुछ मत समझिए, सिर्फ एक वर्ड समझिए, हार्मोनियस। हार्मोनियस किस वर्ड से बना है, हार्मोनी वर्ड से बना है ना। और हार्मोनी तो देखे हुए, हारमोनियम, हारमोनियम में जब हम उसको बताते हैं, किसी भी वाद्य यंत्र को बताते हैं, तो उसमें 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, है ना। वो 7 से ही सुर निकलेगा। कोई भी, चाहे हम भजन गाएंगे, गाना गाएंगे, किसी भी गीत संगीत को गाएंगे, तो उसी का सारा हमको लेना पड़ेगा, और एक से काम नहीं चलेगा, 7 चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के साथ है कि वो अकेले रह ही नहीं सकता है ना। और जब तक ये हार्मोनी बनी हुई है, तब तक मनुष्य बीमार नहीं पड़ेगा। जो ही ये हार्मोनी टूटेगा, और ये हार्मोनी कहां से टूटेगा, उन्हीं 5 जगहों से टूटेगा, है ना। यानी जहां मेरा बनाव कम होना शुरू हुआ, मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, वहां से बीमारी शुरू होगा। इसीलिए जब आप मेडिसिन देंगे तो वो फिर हार्मोनी वो आ जाएगा, ठीक है। तो हार्मोनी का मतलब ये नहीं है कि आपके घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो कम हो नहीं होगा, लेकिन आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। जब सिमलिमम रेमेडी आपको मिलेगा तो आप उससे ऊपर उठ जाएंगे, यानी वो कंडीशन फिर आपको हैम्पर नहीं करेगा, जिसको मॉडर्न टर्म में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा, और वो परिस्थिति जो पहले आपको नुकसान करता था, अब नुकसान नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट, एक छोटा सा उदाहरण बहुत कम शब्दों में बताते हैं कि किसी महिला का बच्चा डेथ कर गया और उसके बाद से वो बीमार पड़ गया, किसी भी तरह का बीमार। सपोज कीजिए कि मेडिसिन इग्नेशिया आया, आपने इग्नेशिया दिया, ठीक है, वो लेडी ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि इग्नेशिया उसका बच्चा को ला के दे दिया, बच्चा को तो ला के नहीं दिया, नहीं बच्चा को नहीं दिया, लेकिन क्या किया, आपको वो हार्मोनी मिल गया, आपको वो रिकॉग्निशन मिल गया। हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है? हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, यदि आप
स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, है ना, अध्यात्म में थोड़ा विश्वास है, अध्यात्म को जानते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यही संसार है और संसार का यही नियम है कि जो आया है वो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इग्नेसिया देते हैं तो क्या होता है, उसका बच्चा तो नहीं लौटता है, बट उसका हार्मोनी लौट जाता है। आप उसके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देते हैं इग्नेसिया के द्वारा, है ना। अब परिस्थिति तो वही है, लेकिन अब ऊपर आप उसके ऊपर उठ जाते हैं। दिस इज द हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, वो सर्वोच्च इकाई हो गया। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर सिमिलिमम है तो क्या होता है, मनुष्य और अध्यात्म, मतलब अध्यात्म के द्वार के पास आपको ले जाके खड़ा कर देता है। होम्योपैथिक मेडिसिन पूरा अध्यात्म में आपको नहीं घुसाएगा, क्योंकि वहां तक उसका परीक्षण नहीं हुआ है, वहां तक प्रूविंग नहीं हुआ है, तो वहां तक ले जाके खड़ा कर देगा। जैसे एक उदाहरण देकर हम बताते हैं, हमने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, है ना, उसका कंडीशन ये था कि वो हैंगिंग किया और हैंगिंग करने के बाद वो बच गया या बचा लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बहुत मायूस रहने लगा, बहुत मायूस, काफी हट्टा कट्ठा वो लड़का था और उसका आंख एकदम घुस गया था। और अगर कहीं बैठा हुआ है तो देखिए इस कंडीशन में बैठा हुआ, एक टक देख रहा है तो देख रहा है, जैसे लग रहा है किसी गहरी चिंता में, सोच में डूब गया। तो हमने जब उसका केस लिया तो केस में क्या पता चला कि वो अपने भाई के साली से उसको मोहब्बत हुआ, उससे प्यार वो करता था और वो लड़की भी प्यार करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि गार्जियन तो रेडी हुआ दोनों, लेकिन इसका भाई नहीं रेडी हुआ। ठीक है, भाई रेडी नहीं हुआ तो लास्ट में उसका शादी कहीं और सेट हुआ। तो वो लड़की इस लड़के को बताती थी कि वो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो उसका होने वाला पति था उसके बारे में वो बताती थी कि बहुत अच्छे हैं। तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया तो वो बताया कि जानते हैं सर, जब वो ये बात बोलती थी तो मेरा खून खौल जाता था, एकदम ऐसे वो हाथ करके बोलता था कि मेरा खून खौल जाता था। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर आपको वो कहानी समझ में आ गई। यहाँ कन्फ्लिक्शंस कहाँ से आया, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। हाँ, ये तो वो तो रूब्रिक आया, हम बताएंगे अभी उसके बारे में कौन कौन सा रूब्रिक लिए। लेकिन ये कन्फ्लिक्शंस कहाँ से आया, लव से आया नहीं, सेक्सुअल कन्फ्लिक्शंस हुआ। प्यार भी जो है ना वो सेक्सुअल कन्फ्लिक्शंस ही होता है। प्यार मतलब सेक्सुअल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि रिलेटेड टू सेक्स, नॉट, एक ऑर्गेज्म है, एक जगह तक वो ऑर्गेज्म पहुंचता है। ठीक है, तो उसको सेक्सुअल हम लोग बोलते हैं। आप सिर्फ उसको आप फिजिकली नहीं, मेटाफोरिकली समझना होगा सेक्स को। होम्योपैथ में हर चीज को मेटाफोरिकली समझना होगा। मतलब मेटाफोर का मतलब ये होता है कि अंबर बरसे धरती भीगे जाने सब कोई। ठीक है, ये तो नॉर्मल हुआ। धरती बरसे अंबर भीगे जाने बिरला को, आपको इस चीज को समझना होगा। ये होता है मेटाफोर। आपका होम्योपैथिक रेपर्टरी जो है वो उसमें माइंड सेक्शन तो पूरा मेटाफोर है, इवन जो फिजिकल है वो भी उसमें भी मेटाफोर है।
जब कभी दूसरा सेशन हम आपको बताएंगे डॉक्टर अवतार जी, तो फिर आपको वो समझ में आएगा। ड्रीम्स भी मेटाफोर है, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो उसमें भी आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए उस पेशेंट में हमने क्या लिया। पहला तो वो सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? हालांकि वो डेथ नहीं किया, लेकिन सुसाइड तो किया, अटेम्प्ट तो किया ना। हाँ। क्यों किया? क्योंकि वो प्यार में असफल हुआ। तो सुसाइडल डिस्पोजिशन, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव फ्रॉम, ऐसे करके एक रूब्रिक है। दूसरा वो जो बताया कि जानते हैं डॉक्टर मेरा खून खौल जाता था, ये क्या चीज है? ये जेलिसी है, जलन। जलन है। ठीक है, तो जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव फ्रॉम, ये हो गया। और ये जो सारा चीज आया वो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव से आया। हाँ। तो यानी एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब उसका तकलीफ कैसा आया? तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। हमने उसको हायोसाइमस 30 दिया, और हायोसाइमस 30 देने के बाद नेक्स्ट विजिट जब बुलाए तो पूछे तो कैसा है? तो ठीक है। तो अब वो थॉट, तो देखिए उसका ओपिनियन क्या रहा है। अब सर वो भी तो किसी की बच्ची न है, किसी की बेटी है। अब मान लीजिए मेरे साथ शादी नहीं होता है तो किसी के साथ तो उसका होगा ही होगा। देखिए कैसे उसका थॉट चेंज हुआ, कितना वो कम डाउन हो गया, कितना वो शांत हो गया, और रिकॉग्नाइज किया कि नहीं वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी की बेटी है। यदि मेरी भी बेटी होती तो उसका शादी तो होता। दिस इज द हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि उसने रिकॉग्नाइज किया, है ना, उसने संतोष किया। क्या बोला गया? संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है ना। हाँ। ये अध्यात्म की ऊंची इकाई है कि जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, ना सुख आपको दुख पहुंचाएगा और ना दुख आपको दुख पहुंचाएगा। यानी सुख से भी आप विचलित नहीं हो रहे और दुख से भी विचलित नहीं हो रहे। दिस इज द हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। सर तो इस चीज को मतलब कैसे समझेंगे? जैसे पेशेंट आता है, मान लीजिए। हाँ नहीं, अभी आपको बता रहे हैं। दूसरी बात है कि आप सबसे पहला सवाल होता है और बेसिक चीज है कि हाउ टू टेक ए केस। केस को कैसे हम ले, है ना, केस को कैसे लेना है। तो थोड़ा सा उसको रेपर्टरी से शुरू कीजिए। ठीक है, कि रेपर्टरी जो है वो कंप्लीट सबकॉन्शियस माइंड है। आपका पूरी रेपर्टरी सबकॉन्शियस माइंड पे बना हुआ है। सबकॉन्शियस के साथ उसमें जो भी सिम्टम है वो मॉर्बिड सिम्टम है। मॉर्बिड मीन्स बीमारी वाला सिम्टम है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे समझेंगे कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा मन भी जो है ना, उसका 3 स्टेट है। कौन कौन स्टेट है? कॉन्शियस माइंड, हम दोनों जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारी जो इंद्रियां हैं वो अटेंटिव है, एक्टिव है। कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, यानी सब सेंस में हो रहा है। तो ये कॉन्शियस माइंड कहलाता है। और यही चीज कुछ समय पार हो जाता है, जब वो पास्ट हो जाता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छी तरह से हम समझेंगे कि जैसे सड़क पर आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और बीच से कोई जानवर या कोई बच्चा गुजर गया, तो क्या होता है आपके साथ? अचानक से मतलब हमारी इंद्रियां काम करती है, हम ब्रेक काम नहीं करता है, ब्रेक लगाते नहीं, ब्रेक लग जाता है।
एक्सीलेटर छोड़ते नहीं है, छूट जाता है ना, यस। और गाड़ी स्लो होता है। वहां सोचते नहीं है, वहां जो भी होता है वो क्या होता है, अचानक होता है, ऑटोमेटिक होता है। यस, ऑटोमेटिक होता है। इसी चीज को समझना है। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस का मतलब कॉमा समझ लीजिए। हालांकि कॉमा में भी ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो हमको यहाँ सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑटोमेटिक होता है, स्वतः। तो जो भी पेशेंट आपके चैम्बर में आता है, वो आते के साथ कुछ करता है, कुछ बोलता है, बिना बोले। होम्योपैथ के दृष्टिकोण में उसी को लेना है ना। अब आप कहेंगे कि सर कोई व्यक्ति आता है और कुछ नहीं बोलता है बैठे रहते हैं। और बैठे रहता है, तो कुछ नहीं बोलता है, तो ये रिजर्व हुआ कि नहीं, कि आप जितना पूछ रहे हैं उतना बोल रहा है, सही बात। तो ये रिजर्व्ड हुआ। और आप होम्योपैथिक रेपर्टरी का माइंड सेक्शन खोल के देखेंगे, उसमें रिजर्व्ड रूब्रिक है। ठीक है। कई लोग आते के साथ प्रणाम करते हैं, प्रणाम से, और बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। क्या सारे लोग करते हैं? नहीं नहीं, यही तो पिकुलियर है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी बुक देखिए, पिकुलियर, कैरेक्टरिस्टिक, यही तो लेना है। तो ये तो पिकुलियर है। आप फिजिकल पिकुलियर के पीछे क्यों परेशान है? आप पर्टिकुलर पिकुलियर के पीछे क्यों परेशान है, जब ऑलरेडी पेशेंट हमको मेंटल पिकुलियर पूरा दे रहा है? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना मेंटल का है? कोई नहीं सर। नहीं तो उसके साथ है, जो नहीं बोल रहा है उसके साथ भी है, जो बोल रहा है उसके साथ भी है। वो प्रणाम किया, कितना सुंदर रूब्रिक है, रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। जब आप केंट की रेपर्टरी खोलेंगे तो उसमें अकेला दवा हेमामाइलिस है, लेकिन जब आप न्यू रेपर्टरी में जब आप आएंगे तो बहुत सारा मेडिसिन है, ठीक है। अब देखिए, आप जब प्रणाम करने का तरीका देखेंगे तो बहुत से लोगों का तरीका है। कुछ लोग ऐसे हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। अब देखिए इसका हाथ, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रणाम है? नहीं है, ये एफेक्टेशन है, दिखावा है। तो आपका रूब्रिक है एफेक्टेशन, एक्ट्स एंड वर्ड्स इन, है ना, ऐसा रूब्रिक है। बोलिए। बड़ा सुंदर कांजीलाल सर बोले हैं कि यू मस्ट हैव दैट टाइप ऑफ कैलिबर टू टेक ए केस। आपके पास वो कैलिबर होना चाहिए केस लेने का। आप ये मत वेट कीजिए कि पेशेंट बोलेगा या उससे बुलवाएंगे। नहीं बोल रहा है, यही तो पिकुलियर है। बोल रहा है, ये भी पिकुलियर है। और जो वो आके कर रहा है ना। कुछ लोग हैं बाहर चप्पल खोल के आते। क्या सारे लोग बाहर चप्पल खोल के आते हैं? नहीं। यानी वो श्रद्धा है, ये रेवरेंस हुआ। छोटा छोटा चीज को पकड़ना है तो आपको पूरी रेपर्टरी आसान हो जाएगा, पूरी रेपर्टरी आसान हो जाएगा। और रही बात, कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर रेपर्टरी को कैसे याद किया जाए? यस सर। अरे भाई, रेपर्टरी को हम भी याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हो गया है ना, हो गया। उसी तरह आपको भी हो जाएगा। अरे कभी हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, आपके जेहन में जो सवाल है डॉक्टर साहब, वो सवाल मेरे अंदर भी रहता था कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि सारा चीज तुरंत आ जाए। बट एक चीज मेरे से आप सीख लीजिए कि होम्योपैथिक साधन नहीं, साधना है। तो जब तक आप उसको साधेंगे नहीं, तब तक आपका काम मिलेगा नहीं। सही बात है ना। सर। जैसे कभी चप्पल खोल के कुछ लोग आते हैं और
प्रणाम भी नहीं करते हैं, ठीक हाँ, है, बहुत तो सारा। वहाँ भी कुछ लिया जा सकता है, मतलब हर स्टेट में कुछ ना कुछ। जैसे अभी देखे ना, जैसे आए तो ठीक है, प्रणाम तो नहीं किए, हाँ, लेकिन जूता उतार के आए, हाँ। मतलब यहाँ पर फ्रिवोलस भी ले सकते हैं। हाँ, माने जब बहुत सा प्रणाम नहीं करता है फ्रिवोलस की वजह से, लाइट मूड की वजह से, है ना, कुछ लोग केयरलेस रहते हैं, तो सारा रूब्रिक है होम्योपैथ में, होम्योपैथ रेपर्टरी में, आप उसको देखिए, समझे, उसको देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। और कुछ सवाल? नहीं, बस यही वही सवाल है। पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, कभी कभी सवाल आता है, अब जब मेरा कभी डिस्कस होता होगा या कभी पोटेंशियल सिलेक्शन की बात आता होगा, तो कभी हम 10M से शुरू करते हैं, कहीं CM से शुरू करते हैं, तो कहीं 0/1 से शुरू करते हैं। Yes, sir. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस। थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि जो जितना एनर्जेटिक है, एनर्जी के हिसाब से पेशेंट में क्या एनर्जी है, उस हिसाब से पोटेंशियल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई डल पेशेंट है, मतलब एक्टिविटी बहुत कम है, तो आप उसमें लो पोटेंशियल में आइए। और जिसमें एक्टिविटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा आपको दिख रहा है, बीमारी की अवस्था में एनर्जी ज्यादा दिख रहा है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, अब किसी को देखे होंगे आप, चूंकि प्रैक्टिस में है, तो आप देखे होंगे कि कोई बीमार है, मान लीजिए बुखारी है, तो कितना लोग आराम से आया, बैठ गया और बता रहा है, और कितना लोग बात नहीं कर, अरे वाह डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, है ना। कितना है, बुखार 101 है, लेकिन वो परेशान हो रहा है, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हाई है। तो मोर एनर्जी हायर द पोटेंसी। यहाँ आप 1M10M से शुरू कीजिए, 200 से शुरू कीजिए, आप नए हैं तो 200 से शुरू कीजिए। हम तो इस केस में 10M से शुरू करेंगे, 1M से शुरू करेंगे। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से, अब कोई आदमी आ रहा है आपके पास, बोल कैसे रहा है, क्योंकि बात में भी तो एनर्जी है ना। अभी जैसे हम बोल रहे हैं, तो कैसा आपको बोल्डनेस दिख रहा है, बिल्कुल सर। है ना। तो इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 1M और 10M से शुरू होगा। और एक आदमी आता है सुस्त होकर बोल रहा है, देखिए ना सर, तो 10 दिन से तबीयत खराब है। अब देखिए इसमें क्या देंगे, 30 दीजिए। मतलब सर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि बोल्डनेस टू स्लोली, जिस तरह से वो नीचे हाँ, आते मतलब जाता है, डल अगर है तो लो पोटेंसी दीजिए, एक्टिव है तो हाई दीजिए, हायर दीजिए, हाईएस्ट दीजिए। तो एकदम बोल्डनेस में है तो उसको एकदम पूरा हायर देना है। हाँ, और भी उसका नियम है। मान लीजिए जहाँ प्योर मेंटल ही सिम्टम है, वहाँ हायर पोटेंसी चलेगा। या बहुत सा मनुष्य इंटेलेक्चुअल होता है, तो जब आप इंटेलेक्चुअल पर्सन को लो पोटेंसी देंगे तो नहीं काम करेगा, इंटेलेक्चुअल को हायर पोटेंसी देना होगा, समझे, ठीक है सर। तब काम होगा। समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल खुश हैं? पूरा सर। ठीक है, जब भी कभी मौका मिले या हमें मौका मिले तो इसी तरह हम बैठ के आपको बता दिया करेंगे, और आप अपने से भी कुछ लोगों को बताइए, है ना, ताकि हमारे जो मास्टर हैनीमैन साहब जो करके गए हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए किए हैं, तो ह्यूमैनिटी के लिए काम कीजिए, है ना। होम्योपैथ में एक गुण होना चाहिए कि कम से कम दूसरे को दर्द को समझना है ना। यस सर। तो ऐसे 10-20 सेशन मेरे साथ हो जाएगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे होम्योपैथ को, है ना। और जो भी आपको लगेगा कि ये पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है।